वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट श्री राम कुमार कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन। अपन जो बात कर रहे हैं वो है HI और जो IDD के बच्चे हैं उनकी जो कॉमन क्लास है बाल विकास और अधिगम। ठीक है, अपन बात कर रहे थे वो कर रहे थे सामूहिक विकास। किस पे कर रहे थे भाई? सामूहिक विकास पे। ठीक है, अब सामूहिक विकास है उसके बारे में अपन आज बातचीत करेंगे। ठीक है, तो हमने सामूहिक विकास का है वो कुछ हद तक बात कर ली थी। अब अपन बात करेंगे वो करेंगे सामूहिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक यानी कौन कौन से कारक होते हैं वो जो सामूहिक विकास को है वो प्रभावित करते हैं। ठीक है, पहला है वो है परिपक्वता। क्या है भाई? परिपक्वता। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के संवेगात्मक विकास के परिपक्वता की विशेष भूमिका होती है। परिपक्वता में आने के साथ साथ व्यक्ति में नए नए संवेगों का विकास होता है, जिनमें शिशु में परिपक्वता पहले पर ज़्यादा आती है, उनमें संवेगों का विकास पहले अधिक होता है, जबकि देर व कमी से आती है उनका विकास देर व कम से होता है। परिपक्वता, बच्चे के सामूहिक विकास में परिपक्वता की महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है। महत्वपूर्ण भूमिका मतलब जैसे बच्चे शिशु में अगर परिपक्वता है वो जल्द आ गई तो बच्चे का विकास है वो भी जल्द और अच्छा होगा, और बच्चे का विकास है वो उसमें जो परिपक्वता है वो अगर देरी से आई तो बच्चे का विकास है वो भी देरी से होगा, और बच्चे का विकास है वो कम भी होगा। ठीक है, तो परिपक्वता का आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, परिपक्वता है वो सामूहिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। दूसरा है वो है अधिगम। दूसरा क्या है भाई? अधिगम की क्या भूमिका होती है? विकास के अन्य क्षेत्र में समान ही अधिगम व्यक्ति के सामूहिक विकास को प्रभावित करता है। अब जो सामूहिक विकास का क्षेत्र है उसमें अधिगम है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। संवेगों का जो आदान प्रदान है वो किसके अनुसार होता है? अधिगम के अनुसार। अधिगम के बाद ही तो बच्चा है वो सही तरीके से सीख पाता है। ठीक है, तो विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा? अधिगम। व्यक्ति अनुकरण विधि से संवेगों को प्रकट करना सीखता है। इसी तरह निरीक्षण व अनुबंध द्वारा भी संवेगों का विकास है वो प्रभावित होता है। व्यक्ति है वो है ना अधिकतम जो चीज़ें हैं वो अनुकरण के द्वारा सीखता है, यानी दूसरे को देख कर सीखता है। जैसे मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, मेरे परिवार का बच्चा है वो उसे देखेगा तो उसी प्रकार तो सीखेगा, तो अनुकरण विधि से सीखते हैं। इसी तरह निरीक्षण व अनुबंध द्वारा ही सामाजिक विकास है प्रभावित होता है। इसी प्रकार है वो अनुकरण और जो मतलब निरीक्षण होता है उसके द्वारा ही बच्चे का है ना सामाजिक विकास है वो प्रभावित होता है। अलग अलग संस्कृति में संवेगों की अभिव्यक्ति है वो अलग अलग ढंग से होता है, क्योंकि यह सीखा गया है कि संस्कृति में संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण रखना सिखाया जाता है। अब अलग अलग संस्कृति है उसमें अलग अलग अधिगम होता है, और अलग अलग अधिगम होने से बच्चा है उसका सामाजिक विकास है वो भी अलग अलग होता है। बच्चा वो अलग अलग चीज़ें सीखता है। ठीक है, क्योंकि संस्कृति में संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण रखना सिखाया जाता है, और हमारी संस्कृति है उसमें संवेगों का अभिव्यक्ति है उस पर नियंत्रण रखना सिखाया जाता है। यानी संवेगों पर हमें नियंत्रण कैसे रख सकते हैं, संवेगों को अपन कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, ये होता है अधिगम से। ठीक है, अगला है वो है बुद्धि। क्या होती है भाई? बुद्धि। व्यक्ति का बुद्धि और उसके संवेग के विकास से सीधे रूप से जुड़ा होता है। व्यक्ति के संवेग का और बुद्धि का दोनों का है वो जुड़ाव है वो सीधे रूप से होता है, डायरेक्ट जुड़ाव होता है। शोधों में यह पाया गया है कि प्राणी की प्रत्यक्षीकरण की क्षमता
उसे संवेग उत्पन्न होने से सीधे रूप से प्रभावित करती है। यानी प्राणी की जो प्रत्यक्षीकरण क्षमता है उससे ही संवेग है वो सीधे रूप से प्रकट होते हैं। हमारे जो संवेग है वो प्रत्यक्षीकरण की जो क्षमता है उससे ही उत्पन्न होते हैं। एक ही स्थिति में अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग संवेग उत्पन्न इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक स्थिति को अलग अलग ढंग से प्रत्यक्षीकरण करते हैं। अब व्यक्ति है उसको तो एक ही स्थिति में अलग अलग संवेग आते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर जो संवेग है वो स्थिति को जांच करता है, वो हर संवेग है वो स्थिति के अनुसार कार्य करता है। ठीक है। यदि एक व्यक्ति एक स्थिति को खतरे के रूप में देखता है तो उसे उसमें भय भी उत्पन्न होता है। अब व्यक्ति है उसके संवेग है, जैसे व्यक्ति है उसे कोई मतलब जैसे खतरा होता है वो खतरा महसूस करता है, तो खतरा महसूस करने के साथ साथ उसे भय भी लगेगा। तो एक ही स्थिति में दो संवेग हो गए ना, खतरा और भय, तो ये दोनों संवेग साथ साथ चलते हैं। जबकि चुनौती के रूप में देखने पर उसे आत्मबल और संघर्ष की भावना आती है। अब व्यक्ति है कोई चुनौती को देखेगा, कोई किसी प्रकार की चुनौती को देखेगा तो उसे आत्मबल आएगा, अंदर से बल आएगा और उसे संघर्ष करने की भी मैं संघर्ष उसकी से चुनौती को स्वीकार कर सकता हूँ। ठीक है। तो एक स्थिति में दो अलग अलग प्रकार के संवेग है उनको आना होता है। बुद्धि व्यक्ति के संवेग उत्पन्न होने के साथ साथ ही उसकी अभिव्यक्ति के लिए भी जिम्मेदार होता है। बुद्धि है उसको संवेगों के साथ साथ उसकी जो अभिव्यक्ति है संवेगों की उसके लिए भी वो जिम्मेवार होती है। बुद्धिमान व्यक्ति समय, स्थान व समाज को ध्यान में रखकर संतुलित तरीके से संवेग है वो व्यक्त करता है। अब बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो समय को देखकर, टाइम को देखकर, जगह को देखकर, स्थान को देखकर है वो अपने जो संवेग है उनको व्यक्त करता है। जैसे स्थिति देखी जाती है, जैसे मतलब कोई व्यक्ति है कहीं पे गया, उसने कहीं पे शादी होती देखी, तो वो शादी के समय वो अपना जो खुशी है वो प्रकट करेगा, हर्ष प्रकट करेगा, क्योंकि वो बुद्धिमान, उसे पता है कि यहाँ शादी है तो यहाँ पे हमें खुशी से रहना चाहिए। कहीं पे है वो कहीं कोई व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो गई, वहाँ जाएगा तो वहाँ दुख प्रकट करेगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति है वो संवेगों को अपने जो जगह, स्थान, स्थिति इनको देख कर व्यक्त करता है। और जो बुद्धिहीन लोग हैं वो ऐसा नहीं कर सकते, वो है जो मरने पर हंसेंगे और हंसने की जगह रोएंगे, तो वो एक अलग अलग प्रकार का होता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं करते। बौद्धिक क्षमता व्यक्ति के संवेगागत विकास को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। और बौद्धिक क्षमता है वो सीधे तौर पर है वो है जो संवेगों को प्रभावित करती है। ठीक है। कौन? बुद्धि। ठीक है। तो ये हो गई बुद्धि। अब अगले को अपन बात करते हैं वो है लिंग। क्या है भाई? लिंग। शोधों में यह पाया गया है कि संवेगों के विकास में लिंग की विभिन्नता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। संवेग जो शोध है, जो परीक्षण है या फिर वो रिसर्च है वो की गई है, उसमें पाया गया है कि संवेगों के विकास में लिंग की भिन्नता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। ठीक है। यह अंतर संवेगों के विकास, उसकी मात्रा तथा उनके अभिव्यक्ति करने के तरीके में दिखाई पड़ता है। अब ये अंतर है, वो विभिन्नता है, वो विकास उसकी मात्रा तथा उसके अभिव्यक्ति के तरीके में दिखाई पड़ती है। अब जो है वो उसके जो संवेग है उनको जो भिन्नता पाई जाती है वो भिन्नता है उसके विकास और अभिव्यक्ति व्यक्त करने के जो तरीका है उसमें दिखाई पड़ती है। ठीक है। ऐसा पाया गया है कि महिलाएं संवेग पर पुरुषों से भिन्न होती हैं तथा उनके संवेगात्मक की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा जल्दी ही होती है, प्रसन्न होती है और जल्दी ही दुखी हो जाती है। अब है वो महिलाओं की जो संवेगात्मक शक्ति है वो थोड़ी अलग होती है, पुरुषों की तुलना में अलग होती है। क्यों? क्योंकि महिलाएं हैं वो जल्दी तो खुश हो जाती है और जल्दी ही दुखी हो जाती है, उनमें संवेगों की स्थिति है वो अलग होती है। उसी प्रकार मनुष्य जो पुरुष होता है उसमें अलग होती है ना, व्यक्ति है वो इतना जल्दी दुखी नहीं होता है, इतना जल्दी खुशी होता है, परंतु महिलाएं हैं वो थोड़ी अलग तरीके से होती है। ठीक है। ये होती है लिंग। ठीक है। अगला है वो है वो है पालन पोषण का ढंग, यानी बच्चे का पालन पोषण कैसे हुआ है। बच्चों के पालन पोषण की स्थिति व तरीका उनके संवेगागत विकास को प्रभावित करता है।
बच्चा है उसका जो पालन पोषण का तरीका है, उनकी स्थिति है, वो उसके संवेगागत विकास को सीधा का सीधा प्रभावित करती है। ठीक है, यदि माता पिता को बच्चे को अधिक प्यार दुलार देते हैं तो उनके सभी काम स्वयं कर देते हैं, तब उसमें निर्भरता की भावना का विकास होता है और उनमें नकारात्मक जो संवेग है उनकी संभावना अधिक बढ़ जाती है। बच्चे का है वो पालन पोषण है, उसका सीधा प्रभाव कहाँ पड़ता है, उनके संवेगों पर। अगर किसी बच्चे के माता पिता है वो उसे बहुत अधिक प्यार देते हैं, बच्चे के माता पिता उसे अधिक प्यार करते हैं, उसे अधिक दुलार देते हैं, तो बच्चा है वो उस पर है वो निर्भरता की भावना आ जाती है, यानी वो अपने माता पिताओं पर निर्भर होता है, वो खुद पर निर्भर नहीं होता है। उसे कोई भी चीज़ की जरूरत होगी तो वो माता पिता से मांगेगा, है ना, वो खुद नहीं करेगा। इससे है वो बच्चे में नकारात्मक संवेगों की भावनाएं आती हैं, जो संवेग है वो नकारात्मक हो जाते हैं, न कि सकारात्मक। बच्चे के जो संवेग है वो नकारात्मक हो जाते हैं। जो अभिभावक अपने बच्चे के प्रति सख्त अनुशासन और कठोरतापूर्ण व्यवहार करते हैं, उन बच्चों में भय शर्म की भावना का विकास होता है। इसलिए बच्चे का पालन पोषण है नियमित और संतुलन तरीके से करना चाहिए। अब दूसरा है उस दूसरा बच्चा है उसके माता पिता है वो अत्यधिक है वो अनुशासन होंगे, है ना, उनका जो रवैया है वो कठोर होगा, है ना, तो वो बच्चे है वो उसके अंदर भय लज्जा शर्म है वो आदि संवेगों का विकास होगा और बच्चा है वो अच्छे है जो सकारात्मक है वो जो संवेग है उसमें उत्पन्न होगी। इसलिए बच्चे का लालन पालन है या उसका पालन पोषण है वो सही तरीके से होना है, ताकि उसका सामाजिक विकास है वो सही तरीके से हो सके। ठीक है, तो ये हो गया पालन पोषण का ढंग। ठीक है, अगला अगला है वो है स्वास्थ्य, बच्चे का हेल्थ। स्वास्थ्य बच्चे के सामाजिक विकास को सीधे प्रभावित करता है। स्वास्थ्य है वो भी बच्चे का जो सामाजिक विकास है उसे सीधा प्रभावित करता है। माता पिता बच्चे के शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं, किंतु बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य का पर्याप्त ध्यान नहीं रख पाते। माता पिता है वो बच्चे का जो शारीरिक स्वास्थ्य है, बच्चे का जो शारीरिक स्वास्थ्य है जैसे सर्दी जुकाम है या फिर अन्य कोई बीमारी है उसके प्रति तो जागरूक होते हैं, परंतु उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके प्रति ध्यान नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि हमारा जो समाज है वो पीछे की जो पीढ़ी थी वो बहुत कम शिक्षित थी, अशिक्षित थी, तो उसकी जो मानसिक स्थिति है वो नहीं पड़ पाती है। मतलब बच्चे के अंदर ऊपर कितना प्रेशर है, बच्चा कितनी टेंशन में है, बच्चे पर कोई तनाव तो नहीं है, ये नहीं जान पाते थे, है ना। तो शारीरिक स्वास्थ्य जान पाते थे, परंतु मानसिक स्वास्थ्य तो दिमागी स्वास्थ्य है वो नहीं जान पाते थे, जिससे बच्चों में नकारात्मक संवेग जैसे क्रोध, झुंझलाहट, सामाजिक अस्थिरता आदि विकसित होते थे, जो उनका मानसिक ध्यान नहीं रख पाते थे। इससे बच्चे का वो अन्य जो नकारात्मक जो संवेग है उनका विकास बढ़ जाता था, जैसे क्रोध आना, झुंझलाहट आना, गुस्सा करना, है ना, संवेगों का स्थिर नहीं रहना पड़ा, संवेगों में अस्थिरता पाई जाती है। ठीक है, यदि बच्चा हमेशा अनावश्यक दबाव बनाया जाएगा तो उसके संवेगों का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। अब बच्चा है उसके ऊपर है ना अत्यधिक संवेग जो प्रेशर डाला जाएगा तो है उसका जो सामाजिक विकास है वो सही तरीके से नहीं होगा। उसे अनावश्यक दबाव है वो नहीं देना चाहिए बच्चे को कि तुम इतना पढ़ो, उस बच्चे को देखो वो इतना पढ़ता है, या फिर अन्य कोई किसी कार्य के लिए उसे दबाव नहीं देना चाहिए ना, बच्चे को अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने देना चाहिए। स्वस्थ बच्चों को सभी का प्यार दुलार मिलता है, जिससे उनमें धनात्मक संवेगों का विकास होता है। जब बच्चा स्वस्थ होगा तो उसे माता पिता है, अन्य परिवार के लोग हैं, वो प्यार करेंगे, अच्छा दुलार देंगे, है ना, तो इससे बच्चे में धनात्मक जो सकारात्मक जो संवेग है उनका विकास अधिक होगा। जबकि अस्वस्थ बच्चों को प्यार दुलार कम मिलता है, इसीलिए उनमें नकारात्मक संवेग अधिक विकसित होते हैं। और जैसे अस्वस्थ बच्चा होगा वो अगर बीमार रहेगा, पूरा दिन रोएगा, या अन्य कोई मतलब जैसे किसी प्रकार की बीमारी होगा उसे दवाइयाँ देनी पड़ेगी, तो है उसे माता पिता सही प्यार नहीं दे पाते हैं। इससे बच्चे में है वो नकारात्मक है जो संवेग है उनका विकास हो जाता है, और जिससे बच्चे हैं वो बहुत अधिक असामाजिक हो जाते हैं, उनमें संवेगों का विकास सही नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये हो गया वो है स्वास्थ्य। ठीक है, आप इसका ऐसे ही छोड़ लिए, बाकी आगे के कारण पर फिर पढ़ते हैं।
ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब आगे बात करते हैं। परिवार का आकार, मतलब परिवार का आकार कैसा है, ठीक है। व्यक्ति के समग्र विकास पर परिवार का व्यापक प्रभाव पड़ता है। यह पाया गया है कि संयुक्त परिवार के बच्चों में समग्रात्मक विकास शीघ्र व अधिक होता है तथा वे सामाजिक अभिव्यक्ति को व्यक्त करना आसानी से सीख जाते हैं। अब बच्चे हैं, उसके जो सामाजिक विकास है, बच्चे का जो सामाजिक विकास है उस पर है वो परिवार का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि बच्चा है वो पूरा जन्म लेते समय ही परिवार में प्रवेश करता है, परिवार में रहता है, परिवार के लोगों को देखकर सीखता है, उनके अनुसार वो व्यवहार करता है, उनके अनुसार उनका विकास होता है। तो परिवार है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें? विकास में। कोई भी विकास हो, सामाजिक हो, सामाजिक हो, मानसिक हो, कोई भी विकास हो, उसमें जो सबसे अधिक प्रभावशाली होता है वो होता है परिवार। अब जो परिवार है वो सही होना चाहिए। जैसे संयुक्त परिवार होता है, संयुक्त परिवार के बच्चे हैं उनमें जो समयों का विकास है वो जल्दी हो जाता है और सकारात्मक होता है, ठीक है। और वो समयों को आसानी से सीख पाते हैं, ठीक है, समयों को आसानी से व्यक्त कर पाते हैं किसमें? जो संयुक्त परिवार है उसमें। तो इसीलिए जो परिवार है उसका सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समयों के विकास में परिवार के आकार का जो मापन है वो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगला है वो है सामाजिक वातावरण। अगला है वो है सामाजिक वातावरण, यानी सामाजिक वातावरण कैसा होना चाहिए। बच्चों के संवेगात्मक विकास पर उसके सामाजिक वातावरण का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सामाजिक वातावरण यानी उनका जो आसपास का समाज कैसा है, समाज में रहने वाले लोग कैसे हैं, उनकी संस्कृति कैसी है, रीति रिवाज कैसे हैं, जो समाज है वो कैसा है, उसका प्रभाव है वो बच्चे के सामाजिक विकास पर सीधा पड़ता है, ठीक है। यदि बच्चा ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ के लोग बात बात पर लड़ाई झगड़ा और मारपीट करते हैं तो उस बच्चे में क्रोध की भावना का विकास होने की अधिक संभावना होती है। इस तरह धार्मिक स्थलों पर रहने वाले बच्चों में आस्था और विश्वास की भावना होती है। अब जैसे बच्चा है किसी भी समाज में रहता है, उसी समाज के तौर तरीके सीखेगा, उन्हीं तरह का व्यवहार करेगा। जैसे कोई बच्चा है वो अत्यधिक लड़ाई दंगे करने वाले लोगों में रहेगा, उनके तरह व्यवहार करेगा, तो उसमें समय होगा वो है ना क्रोध वाला होगा, झुंझलाहट वाला होगा, गुस्सेल प्रवृत्ति का वो व्यक्ति हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो समाज में रहेगा तो उसे उसी प्रकार के संवेग देखने को मिलेंगे, तो वो खुद भी उन्हीं तरह के रिएक्ट करने लगेगा, उन्हीं की तरह वो बन जाएगा। तो और जैसे कोई दूसरा बच्चा है वो धार्मिक स्थलों के आसपास रहता है, धार्मिक स्थल में रहता है, उसके अंदर आस्था और विश्वास का है वो समय होगा, वो अच्छे समय होगा, सकारात्मक समय होगा, बच्चा है वो अच्छे कार्य सीख पाएगा, ठीक है। तो फिर बच्चे इसी प्रकार जो बच्चे का समाज है, जैसा समाज होगा उसी प्रकार है उसे बच्चे का जो सामाजिक विकास है वो होगा। जिस प्रकार के वो वातावरण में रहेगा, जिस प्रकार के लोगों के साथ रहेगा, उन्हीं की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है। तो सामाजिक वातावरण है उसका अच्छा होना भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अगला है वो है आर्थिक स्थिति। अगला है वो है आर्थिक स्थिति, यानी बच्चे की आर्थिक स्थिति कैसी होनी चाहिए। अनेक शोधों में यह प्रमाणित हुआ है कि अति उच्च व निम्न आर्थिक स्थिति वाले बच्चों के परिवार में आने वाले बच्चों में समय का अस्थिरता पाई जाती है। अब मतलब जैसे अत्यधिक शोधों में अत्यधिक जो परिष्करण है या फिर जो आविष्कार है उनमें पाया गया है कि या तो बच्चा है वो अत्यधिक उच्च निम्न वर्ग का होगा, यानी अत्यधिक पैसे वाला होगा, या फिर वो बहुत निम्न वर्ग का होगा, यानी बहुत ज़्यादा गरीब होगा। तो इन प्रकार के इन परिवार के बच्चों में उनमें सामाजिक अस्थिरता है वो पाई जाती है, उनमें सामयिक है वो स्थिर नहीं रह पाते, ठीक है। जबकि मध्यम आर्थिक स्तर वाले परिवारों के बच्चों में सामाजिक अस्थिरता अपेक्षाकृत अधिक होती है। हर लोग ने पाया है कि निम्न आर्थिक स्तर वाले बच्चों में भय उच्च आर्थिक स्तर वाले बच्चों की अपेक्षा में अधिक होता है। मतलब जैसे परंतु जब निम्न जो वर्ग के लोग हुए उनमें और उच्च वर्ग के लोग हैं उनमें, दोनों में वो जो समयात्मक अस्थिरता है वो अधिक पाई जाती है, वो स्थिर नहीं बनाते। परंतु जो मध्यम वर्ग के लोग होंगे उनमें ना जो
उनमें जो समयों की स्थिरता है वो अधिक पाई जाती है। हरलोग ने पाया कि निम्न आर्थिक स्तर वाले बच्चों में भय उच्च आर्थिक स्तर वाले बच्चों की अपेक्षा अधिक होता है। निम्न जो वर्ग के लोग होते हैं उनमें भय वो उच्च वर्ग के लोगों से अधिक होता है। उच्च वर्ग के लोगों में भय नहीं होता है, परंतु जो गरीब लोग होते हैं, जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, उनमें अधिक भय पाया जाता है। इसी तरह आत्मविश्वास की भावना के विकास पर आर्थिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है। आत्मविश्वास की जो भावना होती है उसमें वो आर्थिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है। यानी जैसे उसकी आर्थिक स्थिति होगी उसी प्रकार उसका आत्मविश्वास होगा, उसका जो आत्मविश्वास है वो मजबूत होगा। अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो उसका जो आत्मविश्वास है वो कमजोर पड़ जाएगा। ठीक है, अगला है वो है वातावरण। सॉरी, वातावरण नहीं, विद्यालय। अगला क्या है? विद्यालय, स्कूल। स्कूल में शिक्षकों का व्यवहार, शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षण सहगामी क्रियाएं, शिक्षकों का आपसी तालमेल, विद्यालय के आसपास का वातावरण, स्कूल का अनुशासन छात्रों के सामूहिक विकास को प्रभावित करता है। अब बच्चे हैं जब स्कूल में जाएंगे तो वो जब स्कूल में जाएंगे तो उनमें जो स्कूल का वातावरण होगा, शिक्षकों के बीच में तालमेल होगा, शिक्षक और छात्र के मध्य तालमेल होगा, स्कूल का वातावरण कैसा है, स्कूल में कौन कौन सी बच्चा क्रियाएं करता है, स्कूल के उसके साथी कैसे हैं, उसके सहपाठी कैसे हैं, इन सभी चीज़ों का है वो बच्चे के सामूहिक विकास के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि बच्चा उस स्कूल में जाके तो मतलब जो जीवन का है वो सार समझता है, जीवन का मूल्य समझ पाता है। तो ये जो क्रियाएं हैं वे बहुत होनी जरूरी है। ठीक है, स्कूल में बच्चों की मित्र मंडली का सहयोगों पर विकास पड़ता है। विद्यालय की मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता भी बच्चे के सामूहिक विकास को प्रभावित करती है। अब बच्चे की मित्र मंडली, बच्चे का जो मित्र मंडल है, बच्चे के जो मित्र लोग हैं, उनका जो है उनका व्यवहार है, उनके साथ उसका रिलेशन है, उसका जो रिश्ता है, उसका भी बच्चे के है जो उसके समय का उसे प्रभाव पड़ेगा। और विद्यालय के अंदर जो दैनिक उपलब्ध आवश्यकताओं वाली चीज़ें, दैनिक आवश्यकताओं वाली चीज़ें, उनकी उपलब्धता है वो भी है बच्चे के सामूहिक विकास से प्रभावित रहेगी। अगर उन्हें अच्छी चीज़ें उपलब्ध होगी, अच्छी शिक्षा उपलब्ध होगी तो बच्चा है वो अच्छा सामूहिक विकास हो पाएगा। ठीक है, तो ये है वो सामूहिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। ये 4 कारक होगा, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ले लिया होगा। सामूहिक विकास में शिक्षक की भूमिका, यानी शिक्षक का जो होता है वो कैसा होता है। ठीक है, सामूहिक बच्चे के संवेगात्मक विकास में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चा घर के बाद स्कूल का सबसे अधिक समय व्यतीत करता है, इसलिए शिक्षक उसके संवेगों को सही दिशा प्रदान करता है। बच्चे के संवेगात्मक विकास में शिक्षक का बहुत अधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा परिवार के बाद जो सबसे अधिक समय बिताता है वो कहाँ बिताता है? स्कूल में। बच्चा स्कूल में रहेगा, शिक्षक से सीखेगा। अगर शिक्षक उसे अच्छी शिक्षा देगा, शिक्षक उसे अच्छा डेवलप करेगा, तभी तो बच्चे में अच्छा विकास होगा। तो शिक्षक की भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अब पहला है वो है
संवेगों की अभिव्यक्ति का सही अवसर प्रदान करना, बच्चे को संवेगों की जो अभिव्यक्ति है उसका अच्छा अवसर प्रदान करना। शिक्षक का ये महत्वपूर्ण दायित्व है कि वे छात्र को सही समय पर, स्थान व तरीके से संवेग को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करें। शिक्षक का यह महत्वपूर्ण होता है कि सही स्थान पे बच्चे को सही तरीके का संवेग है वो व्यक्त करने की स्थिति समझाए कि कौन से समय पर कौन से संवेग का व्यक्त करना चाहिए, तथा छात्रों की समस्याओं का निदान है वो उचित समय व तरीके से किए जाए ताकि उनमें अधिक से अधिक धनात्मक संवेगों का विकास हो और अपने संयोग अभिव्यक्ति वो ठीक से कर सके हैं। वो बच्चे को है वो अच्छा जो संवेगों को व्यक्त करने का अच्छा तरीका समझाए, ठीक है। और बच्चों की जो समस्याएं हैं उनका है वो उचित निदान व सही तरीके से उनका सुलझाना चाहिए। क्यों? ताकि बच्चा है उसमें सकारात्मक संवेगों का विकास हो। बच्चे में जो सकारात्मक संवेग आएंगे उसका विकास कर सके, कौन कर सकता है? शिक्षक कर सकता है, क्योंकि शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक का यह उत्तरदायित्व होता है कि बच्चे को है वो सही तरीके का जो संवेगों की अभिव्यक्ति है तथा बच्चे का जो समस्या है उनका सही इलाज कर सके, ठीक है। तो ये होता है अभिव्यक्ति सिखाना। दूसरा है वो है छात्रों के साथ सौहार्दपूर्ण एवं संयोगात्मक व्यवहार करना। शिक्षक का छात्र के प्रति तर्कसंगत व्यवहार उसके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। शिक्षक का छात्रों के प्रति तर्कसंगत का जो व्यवहार होता है, तर्कसंगत का व्यवहार जैसे मतलब बच्चे है वो कोई भी कार्य करता है तो उसे शिक्षक द्वारा तर्क मिलना चाहिए कि ये गलत है, ये सही है, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ठीक है। तो उस प्रकार के जो बच्चे का समय जो तर्क वितर्क होगा शिक्षक और बच्चे के बीच में, तो उससे एक बच्चे को संवेगों का प्रकट करने की एक अच्छी सहूलियत होगी, ठीक है। अब है वो है शिक्षक वह शिक्षक से अपने समस्याओं के बारे में बातचीत करके समाधान के लिए मार्गदर्शन प्राप्त कर सकने में समर्थ हो, उसे सकारात्मक संवेगों का विकास होगा। अब बच्चा है वो जो शिक्षक से है बातचीत करके लिए अपना मार्गदर्शन प्राप्त करता है। बच्चा है वो शिक्षक के पास जाएगा, अपना मार्गदर्शन लेगा कि मुझे आगे क्या करना है, कैसे प्रकार पढ़ाई करनी है, किस प्रकार के जो कार्य करने हैं, किस प्रकार के जो व्यवहार है वो करना है। इससे है वो बच्चे में सकारात्मक है वो जो संवेग है उनका विकास होगा। तो जो स्कूल का शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, उससे बच्चे को एक सौहार्द यानी प्रेमपूर्ण और सहयोगात्मक मतलब बच्चे को सहयोग से सिखाना। जब बच्चे को कोई समस्या आएगी तो टीचर उसका सहयोग करना चाहिए ताकि बच्चा आसानी से सीख सके, आगे है वो सही तरीके से कर सके। और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। सौहार्दपूर्ण व्यवहार मतलब प्रेमपूर्वक व्यवहार करे ताकि बच्चा है उसमें नेगेटिविटी ना आए, उसमें नकारात्मकता आए, उसमें नकारात्मकता न आए और उसमें सकारात्मकता का संचार हो, बच्चे में जो संवेग है वो सकारात्मक हो। इसलिए शिक्षक का वो व्यवहार है वो सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। अगला है वो शिक्षक का व्यक्तित्व। अगला क्या अभी? शिक्षक का व्यक्तित्व है। छात्र शिक्षक को आदर्श मानते हैं। वे शिक्षक के गुणों, व्यवहार, पैटर्न का अनुकरण करके सीखने का प्रयास करते हैं। छात्र हैं वो शिक्षक को अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, उनके अनुसार वो कार्य करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं और अपना जो कार्य करने का प्रयास करते हैं। शिक्षक का व्यक्तित्व अधिनायकवादी होगा तो वे सभी निर्णय स्वयं करते हैं तथा चाहेगा कि सभी छात्र है उसको बात को सही कहे। जो मतलब शिक्षक का व्यक्तित्व है वो अधिनायकवादी होगा, नेतृत्वकर्ता का होगा, तो उसके बच्चे हैं वो उसी के अनुसार कार्य करेंगे, वो अपनी बात है वो आगे रख सकेंगे। तो शिक्षक का व्यक्तित्व है उसी के अनुसार बच्चा है वो जो अनुसरण करेगा, उन्हीं के तरह व्यवहार करेगा। यदि कोई छात्र ऐसा नहीं करता है तो उसके प्रति द्वेषपूर्ण व्यवहार करते हैं तो उसके सामाजिक विकास का प्रतिकूल असर पड़ता है। अब जब इसे बच्चा है वो कोई कमज़ोर है तो उस पर है वो शिक्षक को है वो द्वेषपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें गुस्सा करेगा, द्वेषपूर्ण व्यवहार करेगा तो बच्चे में नकारात्मकता आएगी।
बच्चा है वो अपने आप को डिप्रेस्ड महसूस करने लगेगा। तो शिक्षक को है उसको एक अधिनायकवादी की तरह उसे एक प्रेमपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। शिक्षक को अपने संवेगों को नियंत्रण रखकर व्यवहार करें और संवेगों की अभिव्यक्ति मर्यादापूर्ण ढंग से छात्र को वैसा ही सिखाए। शिक्षक है उसको एकदम सही तरीके से रहना चाहिए, उसका संवेग है वो सही होने चाहिए, एकदम नियंत्रित होने चाहिए, उसके संवेगों पर खुद का नियंत्रण होना चाहिए और वो उसे बच्चों को भी ऐसा ही सिखाए, बच्चों को भी ऐसी ही शिक्षा दे ताकि बच्चे हैं वो आगे जाकर किसी प्रकार का कोई भी मतलब जो नकारात्मक संवेग है उसका विचार है वो न लें, ताकि बच्चे हैं वो आगे जाकर अपना जो जीवन है वो सही तरीके से यापन कर सके। इसीलिए संवेगों के लिए शिक्षक का व्यक्तित्व है वो बहुत अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि बच्चे जब शिक्षक का व्यक्तित्व होगा तो बच्चा उसी से सीखेंगे। शिक्षक द्वारा तो बच्चे सीखते हैं, तो शिक्षक का व्यक्तित्व अच्छा होगा तभी तो बच्चे का व्यक्तित्व अच्छा होगा। तो इसीलिए शिक्षक का व्यक्तित्व है वो बहुत अच्छा होना जरूरी है, किसके लिए? संवेग के विकास के लिए, ठीक है। ये 3 टॉपिक है, इसमें स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ले लिया होगा, अब अपन बात करते हैं। तो आगे का जो टॉपिक है वो है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो हमारे सामाजिक विकास है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, जैविक है, उद्यानिक है, जो भी कारक है वो कौन कौन से कारक होते हैं ना, उसकी जो बात है वो अपन करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ठीक है।